नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 12 मार्च के सेकंड शिफ्ट का पेपर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 12 मार्च सेकंड शिफ्ट पेपर रहेगा और इसमें आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रश्न करेंगे, आपके मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे, ईवीएस बाल विकास और संस्कृत के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि 12 मार्च सेकंड शिफ्ट के जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सेलेक्ट किया था उनका जो है सेकंड शिफ्ट से पेपर हुआ था, तो संस्कृत लैंग्वेज भी लास्ट में करेंगे। तो सभी लोग अंत तक बने रहें जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। बाकी सभी पहले हम इनको बात करेंगे। हिंदी के क्या प्रश्न पूछे गए था ये जान लेते हैं। बाकी सभी के सवाल पेपर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जल्द ही हमारी दोस्तों टॉपर नोट्स भी आने वाली है। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा क्योंकि इस बार 101% जो है एग्ज़ाम को फतेह करना है। और टॉपर नोट्स जल्द जो है हमारी टीम जो है यहाँ पे बना रही है। लगभग 5 लोगों की टीम हमने यहाँ पे गठित किया है जो कि आपके लिए टॉपर्स नोट्स बनाएगी और हमारे मार्गदर्शन द्वारा बन रही है, जो आपके लिए बेहतर सिलेक्शन के लिए मदद करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आकलन अध्यापक के विद्यालय में दैनिक चर्या का एक अंग बन गया है। क्यों बन गया है? देखिए, आकलन जो होता है ये अध्यापक के विद्यालय में दैनिक चर्या का एक अंग बन गया। क्यों बन गया है? क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाना चाहिए वो सीख पा रहे हैं। एक अवधि विशेष बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ये ज्ञात होता है कि बच्चे भिन्न भिन्न विषय के क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धियां हो रही हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में संभव हो सके। अब नीचे ऑप्शंस है दिए गए हैं और वो आपको ऑप्शंस बताना है। केवल एक, केवल दो, तीन, एक, दो, तीन, तीनों। देखिए, आकलन की दृष्टि से देखा जाए तो आपका ये भी सही है कि आकलन से ज्ञात होता है अध्यापक के लिए कि बच्चों को जो कुछ भी सीखना है वह सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या इस अवधि विशेष में बच्चों के प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इससे यह भी ज्ञात होता है कि बच्चे भिन्न भिन्न विषयों क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां हो रही हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव हो पा रहा है कि नहीं हो रहा। तो तीनों चीज़ों जो है आकलन अध्यापक के विद्यालय में दैनिक चर्या का एक अंग बन गया है। इसलिए तीनों वाला ऑप्शन देखिएगा, जहाँ पे हमारा कह रहा है 1, 2, 3 अर्थात सभी, जो हमारा डी ऑप्शन कह रहा है उसको सही कर लेना है। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, बात करेंगे कि ससुर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। देखिए, ससुर वाचन है उनसे मानक भाषा का प्रयुक्त होगा, लेकिन स्थानीय बोलियों का प्रभाव जो है ससुर वाचन में नहीं होता है। ससुर वाचन में मानक भाषा का प्रयोग होता है। ससुर वाचन में आत्मविश्वास के साथ वाचन होता है और ससुर वाचन में विराम चिन्हों के साथ जो है समुचित प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्थानीय बोलियों का प्रभाव ससुर वाचन में कोई नहीं होता कि उसकी स्थानीय बोली क्या है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ससुर वाचन में। अगला हिंदी पेडागॉजी में प्रश्न पूछा गया कि सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह क्या होगी। तो सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बात करती रहेगी तो वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। बच्चों से बातचीत करना मतलब क्या होगा? भाषा परिवेश देना बच्चों के लिए। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण क्या होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, बात हुई है भाषा शिक्षण की और इसमें परंपरागत आरंभिक शिक्षण की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं स्वरों और व्यंजनों के क्रमिक रूप से लिखना या सिखाना जो है यह भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण होता है। क्योंकि स्वर व्यंजन के रूप में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्वरों का लिखना सिखाना, व्यंजनों को लिखना सिखाना दोनों का किया जाता है और सी ऑप्शन दोनों को कह रहा है। गुणा भाग सीखना तो गुणा भाग भाषा शिक्षण में तो होगा नहीं होगा। ठीक है, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के हैं चलिए ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमने किया, बहुत इजीली प्रश्न है। स्वरों की संख्या कितनी होगी और व्यंजनों की संख्या कितनी होगी ये आपको कमेंट करके हमें बताना है, अपनी टीटी फैमिली से शेयर करना है। अगला प्रश्न है मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र इसलिए माना जाता है क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम के क्या होता है, केंद्र में स्थित होता है। क्या मातृभाषा क्या होती है? संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में होती है, इसलिए मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। भारत की व्यावसायिक भाषा है, सरकारी कार्यों की भाषा है, संपूर्ण पाठ्यक्रम में केंद्र स्थित नहीं है, तीनों निगेटिव है। क्यों ना? तो सरकारी भाषा है कोई मातृभाषा होती है, भारत की व्यावसायिक भी कोई मातृभाषा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हो अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न बहुत अच्छा बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से एक समान शब्दों को उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समान शब्दों के उच्चारण सिखाने वाली जो विधि हमारी कहलाती है वह ध्वनि श्याम विधि होती है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, वर्ग 3 2020 के एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, लेकिन जो नोटिफिकेशन 2020 में आया था। इनमें से गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली की बात की जाती है तो वह ब्रजभाषा में लिखी हुई है, ये नोट कर लीजिएगा। तुलसीदास की बात हो, ब्रजभाषा की बात हो और कवितावली की बात हो, तीनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो आप सभी लोग जानते हैं लिखना पढ़ना संकेत ये हमारे केवल भाषा के अंतर्गत ही आता है। ये ना तो वाणी के अंतर्गत आएगा, ना ही द्विभाषिक के अंतर सिद्धांत के आएगा, ना ही कल्पना सिद्धांत के। लिखना पढ़ना क्योंकि संकेतों का प्रयोग दिया गया है, इसलिए यहाँ पे केवल भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। अक्सर आप देखते होंगे प्राइमरी में, प्राथमिक विद्यालय में पाठ में चित्र दिए होते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है साथियों। देखिए, चित्रों का उद्देश्य होता है, चित्र जो होते हैं वह अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चे घर समाज से कैसे होते हैं। तो बच्चे घर और समाज से जो है भाषा अर्जित करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, घर और समाज से भाषा अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा नो डाउट सही हो जाएगा, और आप लोग अच्छे तरीके से फीडबैक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अगला प्रश्न साथियों, मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर किस प्रकार से होते हैं। जो बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व होंगे तो समझ जाइए वो बच्चे क्या होंगे, मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर क्या होते हैं, देर से ग्रहण करने वाले होते हैं, समान रूप से ग्रहण करते हैं, जल्दी ग्रहण करते हैं या कुछ भी ग्रहण नहीं करते। देखिए, मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो जल्दी से ग्रहण कर लेंगे, सी ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे यशवी देर से ग्रहण करने वाले, ये गलत यशवी ने दिया है। आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से अगर कोई बच्चा परिपक्व है तो बच्चे अधिकतर जल्दी ग्रहण करेंगे क्योंकि उसका मानसिक सही है, और मानसिक सही नहीं है तब फिर वो आपका देर से ग्रहण करेगा। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से इनमें से कौन सी पद्धति जो होती है जो छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। जी हाँ, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से जो छोटी कक्षाओं के लिए नहीं बल्कि बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छी होती है वह कहलाती प्रोजेक्ट विधि। क्योंकि जो आपकी डाल्टन विधि है, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए फिर आपका प्रोजेक्ट पद्धति हो जाता है। तो छोटी कक्षाओं बड़ी कक्षाओं का दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप इनमें से क्या उपाय करेंगे। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं तो आप ये समझिए कि अगर कोई भी समावेशी कक्षा है उसमें भाषा शिक्षण को सुगम यानी अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपका उपाय होना चाहिए कि भाषा परिवेश का सर्वप्रथम निर्माण करें, क्योंकि परिवेश का निर्माण करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ें आप लोग भली भांति जानते हैं। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र की रचना किसमें हुई है। जी हाँ साथियों, त्रिभाषा सूत्र की जो रचना हुई है वह आपके 1956 में हुई है। त्रिभाषा सूत्र याद रखिएगा। और जो हमारी टॉपर नोट्स आने वाली साथियों बस यही होगा, प्रत्येक चैप्टर में हम बताएंगे कि एमपी टेट वर्ग 3 और वर्ग 2 में कहाँ कहाँ से पेपर आए हैं। खास तौर पर वर्ग 3 पे फोकस करेंगे, साथ ही साथ वर्ग 2 भी हम ऑप्शंस देंगे, क्योंकि वर्ग 2 की भी जो पेडागोजी पूछी गई तो वो भी हम बताएंगे प्रत्येक चैप्टर वाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है टॉपर नोट्स। चलिए बात कर लेंगे, पैसेज दिया गया है और पैसेज वाला प्रश्न कर लेते हैं। गद्यांश दिया गया है कि कवि गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ हैं और पंक्तियाँ दी गई हैं कि बालसम से जुड़े अभिशाप से व्यक्त करती है, जिसने शहरों गांव और हर तरफ अपना जो है विडंबना एक विकसित हो, समाज के लिए क्या हो सकती है। और बालसम एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। तो कवि गोपाल दास नीरज की पंक्तियाँ दी गई, बालसम से जुड़ा हुआ यह चैप्टर है और इस चैप्टर से आइए संबंधित प्रश्न कर लेते हैं और इस गद्यांश से, इस चैप्टर से क्या प्रश्न पूछे गए थे इन प्रश्नों को भी जान लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि सर्वप्रथम तो पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार बताना है असत्य कथन। असत्य कथन इसलिए पूछा कि आप लोग गद्यांश को पढ़ें, जब पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तभी पता चल पाएगा क्या सही दी गई है क्या सही नहीं दी गई है। इनको भी जानना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद आती है कि वर्तमान समय में भारत सरकार बाल मजदूरी को रोकने की दिशा में काफी प्रयास कर रही है। अब असत्य कथन, ये तो सत्य कथन हो गया, तो सत्य कथन हमें नहीं चयन करना, जो असत्य हो वो हमें बताना है। दूसरा, भारत जैसी विशाल देश में लगभग 40% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने के लिए मजबूर है। तो यहाँ पे 40% आपका दिया हुआ प्रश्न पर देखिए, गद्यांश पर दिया गया, भारत जैसे विशाल देश में लगभग 40% अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने के लिए मजबूर है, लेकिन यहाँ पे 20% लोग गरीबी में ना होते हुए भी गरीबी रेखा के कार्ड बने हुए हैं। आप सभी लोग एक्चुअल सही चीजें बताता हूँ मैं, 15 से 20% अगर किया जाए तो ये छट जाएंगे जो 40% कैटेगरी में है। मुश्किल से 15 से 20% ही ऐसे व्यक्ति हैं जो खाने के लिए उनके पास नहीं है, लेकिन आंकड़ा जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। बाल मजदूरी केवल एक बीमारी नहीं अपितु कई बीमारियों की जड़ है, तो कहीं ना कहीं ये कथन असत्य होगा, लेकिन ये कथन आपके गद्यांश में दिया है तो इसको हम असत्य नहीं मानेंगे। कवि गोपाल दास जी की पंक्तियां, जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को, स्कूल जूतों पर पालिश करें वो भविष्य के फूल, बाल श्रम में, तो ये कहीं ना कहीं असत्य माना है यशवी ने इसको। और इसी के साथ हम बात करेंगे अगला प्रश्न, इससे क्या पूछा गया, इस गद्यांश से क्या प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से किस पद का प्रयोग उपयुक्त पद्यांश में नहीं किया गया है। अब ऊपर पद्यांश दिया गया है, पद्यांश आ गया है, ठीक है। अब कह रहा पद्यांश, तो जिनको जाना था यहाँ पढ़ने के लिए, जूतों पर पालिश करें वो भविष्य के फूल। अब इस काव्यांश जो दिए उसे पद्यांश दिया गया है, लेकिन कह रहा गद्यांश दिया गया, तो गद्यांश में बताना किसकी चर्चा नहीं की गई है। देखिए गद्यांश में, ऊपर गद्यांश में देखा जाए गैर सरकारी, बाल मजदूरी, बाल श्रम का हुआ, लेकिन श्रम नियोजन की चर्चा नहीं हुई। श्रम नियोजन करना यानी कि उद्योग धंधे लगाना, इसकी चर्चा नहीं की गई गद्यांश में। बाल श्रम की चर्चा हुई है, बाल मजदूरी की चर्चा हुई है, गैर सरकारी सरकारी की चर्चा हुई है, तो इन चीज़ों को हमें देखना है। और आइए जान लेते हैं अगला जो गद्यांश से क्या प्रश्न जो है पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारत जैसे विशाल देश में जीवन बिताने के लिए कितने लोग हैं, तो लगभग 40% अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे करते हैं। तो देखिए अब इसका आंसर आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, और आपके गद्यांश में ऑलरेडी देखिए ये लाइन दी गई, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये भी दिया गया है कि बाल श्रम जो अधिनियम है 1986 में पहला विस्तृत कानून है कि जिसके अंतर्गत भारत सरकार आया। तो बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम का हुआ पहला विस्तृत कानून 1986 में आया, ये भी आप लोगों को नोट करना है। और देखिए प्रश्न भी आ गया कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार बाल श्रम से संबंधित पहला विस्तृत कानून कौन सा है, तो पहला विस्तृत कानून हमने अभी पढ़ा कि बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 की बात होगी, यानी जो पहला ऑप्शन दिया गया वह यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही इस गद्यांश से अगला प्रश्न पूछा गया, उपरोक्त गद्यांश में पंक्तियां, जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को, स्कूल जूतों पर पालिश करें, ये जो पंक्तियां हैं भविष्य के फूल, तो किससे संबंधित है। तो ये जो पंक्ति दी गई दोस्तों, ये आपके पंक्ति जो पूरी तरह से समर्पित बाल श्रम से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे जो पंक्ति आपकी बी ऑप्शन कर रही है वो बी ऑप्शन ऑलरेडी आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से भावात्मक संज्ञा शब्द का चयन करना है। देखिए भावात्मक संज्ञा चयन हमारा बचपन हो जाएगा। कौन सी संज्ञा पूछी गई, उससे भावात्मक, भाववाचक, तो भाववाचक इसमें निकल रहा है बचपन में, ना कि स्कूल, भारत, बालक, ये आपके अलग है, लेकिन बचपन आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आइए सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न का। और समास से भी प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास होगा। हमारा शब्द दिया गया कवि श्रेष्ठ, और कवि श्रेष्ठ में समास होगा तत्पुरुष समास। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें में से महात्मा में से कौन सी होगी, तो महान आत्मा, महाआत्मा, छोटा बड़ा मिलके बड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो दीर्घ, आयादि, व्यंजन, संधि समास पूछा गया है। लगभग संधि समास तो आई हुई है दोस्तों हर व्यक्ति में। एक वाक्य एक शब्द वाले प्रश्न पूछे गए हैं, संज्ञा पूछ ली गई है, कारक पूछे गए हैं। ये सारे चैप्टर ग्रामर के पोर्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछे गए हैं, और सारे चैप्टर हम आने वाली क्लास में आपको बताने वाले हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम हमारा भगवती चरण वर्मा है, जो पंक्ति की रचना हुई है। अब आइए बात करेंगे काव्यांश। काव्यांश दिया गया है, देखो सोचो समझो सुनो गुनो और जानो, इसको उसको संभव हो निज को पहचानो, लेकिन अपना चेहरा जैसा है रहने दो, जीवन की धारा में अपने को बहने दो, तुम जो कुछ हो वही रहोगे मेरी मानो, वैसे तुम चेतन हो तुम प्रबुद्ध ज्ञानी हो, तुम समर्थ तुम करता अतिशय अभिमानी हो, लेकिन अचरज इतना तुम कितने भोले हो, ऊपर से ठोस दिखो अंदर से पोले हो, बनकर मिट जाने की एक तुम कहानी हो। ये आपका काव्यांश दिया गया है। और आइए जानते इस काव्यांश से क्या प्रश्न पूछे गए थे। उपयुक्त पद्यांश में कवि स्वयं को किसमें बहने को कह रहा है? तो जीवन की धारा में बहने को कह रहा है। जीवन की धारा, जीवन की धारा में अपने को बहने दो, तुम जो कुछ हो वही रहोगे मेरी मानो, वैसे तुम चेतन हो तुम प्रबुद्ध प्रबुद्ध ज्ञानी हो। इस कविता काव्यांश से अगला प्रश्न है कि अचरज का अर्थ क्या होता है? अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य, चकित कर देने वाले कोई बात या वस्तु को ही अचरज बोला जाता है, आश्चर्य बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया इस काव्यांश से कि इनमें से प्रबुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रबुद्ध का अर्थ होता है दोस्तों जागता हुआ या जागा हुआ। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है आपको यहाँ पे, बी ऑप्शन ऑलरेडी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से वाक मरने की इच्छा करने वाले को क्या कहेंगे? तो मरने की इच्छा करने वाले को एक शब्द में क्या बोला जाता है? मुमुर्षु बोला जाता है। क्या है? मुमुर्षु बोला जाता है। और यहाँ पे मुमुर्षु शब्द का उपयोग और शब्द भी आया हुआ इसलिए पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से मनोरम में कौन सी सोन होगी? तो मन है धन विसर्ग आ जाएगी, मनोधन, तो यहाँ पे विसर्ग स्वर संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप लोगों का सी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोगों का ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त पद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि अपना खाली स्थान जैसा है रहने दो, जीवन की में बहने दो। तो इसमें क्या आया हुआ है? अपना चेहरा जैसा रहने दो और जीवन की धारा में अपने को बहने दो, ये आपके आया हुआ है। और अंतिम प्रश्न हिंदी से कि इनमें से कौन से शिक्षण का अधिगम के स्तर होता है? तो परावर्ती स्तर भी होता है, स्मृति स्तर भी होता है, अबोध स्तर भी होता है। तो शिक्षण अधिगम स्तर में तीनों होते हैं। तो जो हमारा डी ऑप्शन कह रहा है परावर्ती स्तर, अबोध स्तर एवं स्मृति स्तर, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों हिंदी का हमने किया और संस्कृत का हम लास्ट में करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अदर लैंग्वेज वाले भी हैं वो भी पेपर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो संस्कृत लैंग्वेज है वो हम अंतिम में करेंगे। अब चलिए मैथमेटिक्स की बात आ जाती है। मैथ्स की बात आई है तो सभी लोग तैयार हो जाइए, रब पेन ले लीजिए, और रब पेन ले लेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब कह रहा है कि 13 से विभाज्य, 13 से विभाज्य का हमारा फार्मूला क्या होता है? नियम होता है, रूल्स होते हैं कि किसी संख्या के इकाई अंक से 4 गुणा करके, इकाई अंक के 4 गुणा करके उस गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ने पर अगर नतीजा 0 या 13 से विभाज्य होता है तो आपका विभाज्य हो जाएगा 13 से। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ये फार्मूला हमारे डी ऑप्शन में कह रहा है, क्योंकि आपका 6 है ना, इसमें अगर इकाई अंक में 4 से गुणा करते हैं 6 को 24 हो जाएगा, और उस गुणनफल से शेष संख्या में अगर जोड़ देते हैं तो आपका 3 1 4, 4 6 10, 10 7 17, और 17 और जो गुणनफल है 24, 17 24 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 2 1 3 1 4, 41 आ रहा है। अब 41 को इसमें डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो डी ऑप्शन दिया गया ये हमारा किससे होगा? 13 से विभाज्य होगा। या सीधे तरीके से आपका 13 का भाग करके सभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा आसान होगा। कुछ रूल्स और जो सूत्र होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि 13 से फटाफट पहाड़ा पढ़ के आप विभाज्य कर लीजिए, वो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए।
अगला कह रहा है कि 1/4 धन 1/2 धन 1/x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, यहाँ पे एलसीएम ले लेना। 4 दूनी 8x एलसीएम आएगा और यहाँ पे 4 दूनी तो 2x आ जाएगा, प्लस 2 चौको 8 4x आ जाएगा और x कट जाएगा, 8 एक कम 8 आ जाएगा और बराबर 1 आ जाएगा। तो 8x ऊपर पहुंच जाएगा, 4 दू 6x धन 8 बराबर 8x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x धन 8 बराबर 8x। तो 8 बराबर क्या आ जाएगा? 8x ऋण 6x। तो यहाँ से कितना 2x आ जाएगा, तो 2x बराबर 8 के, तो x बराबर 8/2, तो 2 चौको 8, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे जो बी ऑप्शन कह रहा है 4, तो वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए प्यारा सा प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 2.3, जी हाँ दोस्तों, 2.3 गुणे 2.3 गुणे 2.3 का मान निकालिए। तो इन तीनों को गुणा कर लीजिए। तीनों को गुणा करके आपका 12.167 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दशमलव को गुणा आसान होता है, अगर नीचे भाग कर लें तो संख्या गुणा हो जाएगा, दशमलव को दिक्कत नहीं आती है समझ में, तो नीचे भाग कर सकते हैं। दशमलव रख के नीचे 10 का भाग कर देंगे, फिर बाद में उसमें 0 रख दीजिए, वो ज़्यादा आसान होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 है, 5 वर्ष बाद यह 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु दी गई है। ए की दी गई है 4x मान लीजिए और बी के मान लीजिए 5x। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि 4x धन 5 बटे 5x धन 6, या हाँ 5x धन 6 हो जाएगा, बराबर कह रहा है 5/6 हो जाती है। यहाँ पे 4x 5x धन 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 6? क्योंकि 5x 4:5 के 5 वर्ष बात कर रहा है, बराबर है 5/6 होती है। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ 6 का कर दीजिए, यहाँ 5 का कर दीजिए। तिर्यक गुणेंगे तो 6 चौको 24x आ जाएगा और 6 पंचे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 24x प्लस 30 करेंगे और 5 का गुणा हो जाएगा तो 25x आ जाएगा और 25 आ जाएगा। बस इतना कर लीजिए, बराबर में आएगा। तो 30 माइनस इधर लाइए 25 हो जाएगा और उधर 25x है और इधर माइनस ले जाएंगे तो 24x हो जाएगा। तो यहाँ पे 25x में 24x बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 5। और पहला हमने क्या माना था, a के लिए 4x माना था, तो 4 गुणे 5 तो हो जाएगा 20 वर्ष। तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, a की आयु जो है, सॉरी a की आयु हमारी 20 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो ये भी आसान था, इतना कठिन नहीं था जितना आप लोग समझ रहे थे। अब आइए बात करेंगे प्रश्नों की। दिया गया ए अनुपाते बी बराबर 2:5, यानी a बराबर 2 मान लीजिए, b बराबर 5 मान लीजिए। और ये अनुपात में दिया गया है 3a + 4b अनुपाते 4a + 5b। ये a और b के मान रख दीजिए। 3a है तो 3 का a की मान 1 दिया है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, धन 4b तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 26 और नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8 और 5b यानी 25, तो 15 8 33। 26:33 देखिए किसमें दिया गया है, 26:33 पहले ऑप्शन में दिया गया। तो केवल मान रख देना और कुछ नहीं था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ये तो और इजिली प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया, इसका परिमाप बताइए। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b + c बराबर होता है। परिमाप दिया गया है 84 और abc का मान भी दिया गया है 13x मान लीजिए, धन 15x मान लीजिए, धन 14x मान लीजिए, बराबर 84 के कर लीजिए। 13x 15x 14x जोड़ेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी साथियों, वह कितनी आ जाएगी, सभी लोग बताइए, 42x। और 42x बराबर 84, इन तीनों को जोड़ दीजिए। 42x बराबर वैल्यू आ जाएगी 84 की, तो x बराबर 84/42 यानी 2 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 2।
अब यहाँ पे मान रख लीजिए 13x था तो 13 दूनी 26, 15x था तो 15 दूनी 30, 14x था 14 दूनी 28, 26, 30, 28 किस में दिया गया है? पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये और बिजली है। 100 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होगा? तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर बराबर क्या आ जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 10 की पावर 4 कर सकते हैं। 10 की पावर 4 किस में दिया गया है? देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जिनको भी देखिए सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए, फिर आंसर मिलाइए कि आपका भी वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भी आपका है जो कि पक्षांतरण से आप लोग कर सकते हैं। वर्ग दिया गया है, वो संख्याएं कट जाएंगी, 2.0 यानी 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर दशमलव गुणा भाग करना और कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें सिम्प्लीफिकेशन सरलीकरण का प्रश्न है, पूछा गया था। और ये भी बहुत इजली 196 का वर्गमूल यहाँ पे कितना होता है ये आप लोग जानते होंगे, 14 होता है, और 49 का होता है 7। तो 14 भागे 7 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14, 2 मान आएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक होगा तो वह क्या कहलाएगा? अब देखिए यहाँ पे समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब कह रहा है ये, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? ये बना हुआ है पूरा ABC, इसमें अंतः केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है, लंब केंद्र भी है और केंद्रक भी है। इसको बोला जाता है समपाती। बी ऑप्शन जो दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है 3 की घाते 8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ए का 1/a हो जाता है, तो यानी 3 घाते 8 का क्या हो जाएगा? 1/3 की घाते 8। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 के बराबर क्या हो जाएगा? देखिए जो 1/3 की घाते 8 होती है उसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते -8। प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है ना, तो एक -8 हो जाएगी। तो -8 देखिए किस में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम माइनस हो जाएगा के। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक संख्या स्वयं के 1/3 से 6 अधिक है संख्या की। कोई भी संख्या मान लीजिए वे एक संख्या है, वह स्वयं के 1/3 से 6 अधिक है। बस आंसर आ गए आप लोगों का दोस्तों, बराबर x के मान लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझना ये है आप लोगों को कि 6 बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस x/3। यहाँ पे एलसीएम आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 3 आ जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा तो बचेगा 2x, और 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए 18, यानी 18 बराबर 2x बचेगा। भाई 3x में -x करेंगे तो 18 बराबर 2x बचेगा, तो x बराबर 18/2, x की वैल्यू आ जाएगी 9, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो संख्या हमारी 9 हो जाएगी। तो बहुत इजीली क्वेश्चन थे, इतना टफ नहीं थे जितना आप लोगों को लग रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2 किसानों के पास कम से 48 मीट्रिक टन और 148 क्विंटल गेहूं है। इनके पास गेहूं का क्रमशः अनुपात है। देखिए मीट्रिक टन, तो 1 मीट्रिक टन की वैल्यू कितनी होती है? 10 क्विंटल के बराबर होती है। तो 48 मीट्रिक टन है तो 480 क्विंटल हो जाएगा, अनुपात 148 क्विंटल, तो 480 अनुपात 148 कर लीजिए। बस इसको काट छांट लीजिए, आपकी 10:3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों 12 दर्जन केले और 12 केले। 12 दर्जन मतलब होता है 12 गुणे 12 अनुपाते 12, तो 12 से 12 कट गया, 12 अनुपाते 1 बचेगा, तो 12 अनुपाते आपके पहले ऑप्शन में दिया गया जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा अगला प्रश्न, बहुत इजीली प्रश्न पूछे गए। 18 माह और 1.5 वर्ष, तो 18 माह इसको माह में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 12 और 6 18, ये भी हो जाएगा। भाई 1.5 वर्ष का कितना होगा? 18 वर्ष ही होता, 18 माह ही होगा, तो 18 साल का जाएगा, 1:1 बचेगा, तो जो भी ऑप्शन कह रहा है सही हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2x² प्लस x+3 इंटू x+2 का गुणनफल निकालिए। तो गुणनफल मतलब यह है कि पहले x का गुणा इसमें कीजिए, फिर +2 का कर लीजिए। तो चलिए x का गुणा कर लीजिए, तो x का करेंगे तो 2x3 आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 2x² आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। जब +2 का गुणा करेंगे तो 2
4x² आएगा, 4x² आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। अब देखिए 2x², 4 2 6x², 5x और 6 किस में दिया गया है? देखिए 2x, 5x², 5x और 6, पहला ऑप्शन सही हो जाए। तो बहुत ही आसान दिया गया था, इतना कठिन भी नहीं दिया गया था जितना आप लोग समझ रहे हैं। अनुपात 15 अनुपात 19 के दोनों पदों में क्या घटा जाए कि 3:4 हो जाए? अब देखिए 15 अनुपात 19 है, 9 घटाएंगे तो 3:4 होगा नहीं, 6 घटाते हैं तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा आपका 13 जो कि होगा नहीं। फिर इसके बाद अगर 5 घटाते हैं, अगर 5 घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और अनुपाते हो जाएगा 14, तो ये भी आपका नहीं कट रहा है। इसके बाद कह रहा है 3, डी में ऑप्शन 3 दिया, अगर 3 घटाते हैं तो 12 अनुपाते 16, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है। 4 3 12, 4 चौक 16, 3 अनुपाते 4 आएगा, यानी क्या घटाएं? 3 घटाएं। अगर 15 अनुपाते 19 में दोनों में -3 हम कर देते हैं तो हमारी संख्या 3:4 हो जाएगी। इसके बाद मैथ्स पेडागोजी का प्रश्न पूछा गया था, ये देख लेते हैं समझ लीजिए के प्रश्नों की। पेडागोजी में प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षकों ने गणित शिक्षण के दृष्टिकोण के रूप में समस्या समाधान पर चर्चा करते हुए विचार व्यक्त किया कि इनमें से कौन सा विचार के दृष्टिकोण के अर्थ को सही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों के पाए जाने वाले कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए उपयोगी किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा में जोड़ना बेहतर होगा, यह भी सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि समस्या समाधान और गणितीय तर्क के बीच कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं। ये कथन आपका अर्थ सही नहीं हो रहा, बाकी सही अर्थ हो रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि पाठचर्या में कौन सा पर्यावरण शामिल नहीं होता? तो पाठचर्या में देखिए स्कूल के शिक्षाविधि, स्कूल के भौतिक, स्कूल के सामाजिक ये शामिल होते हैं, लेकिन स्कूल का आस पड़ोस ये पर्यावरण पाठचर्या के पर्यावरण में नहीं होता, क्योंकि आस पड़ोस का स्कूल से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पाठचर्या से कोई मतलब नहीं होता है। अगला है 30 की भागे 5 गुणे 6 धन 2 ऋण 32 बराबर 13 दिया गया है। देखिए समीकरण को सही बनाने के लिए दो चिन्हों में आपस में बदलना है। तो देखिए दो चिन्हों को आपस में कौन कौन सा बदलें? भाग के जगह प्लस कर दीजिए, प्लस की जगह भाग कर दीजिए, यानी 30 भागे है तो प्लस कर दीजिए 5 गुणे 6, यहाँ पे प्लस है तो भागे कर दीजिए 6 भागे 2 ऋण 32। तो 30 धन 5 गुणे 2 त्याई 6 ऋण 32। तो 30 धन 5 त्याई 15 और ऋण 32। 45 माइनस 32 करिए, 45 माइनस 32 करेंगे 13 आ जाएगा। यानी कि हमें क्या बदलना है? भाग और प्लस को बदल देना है आपस में। जहाँ प्लस है वहाँ भाग, जहाँ भाग है वहाँ पे प्लस कर देना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा दिया गया कि यदि ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ माइनस, बी का अर्थ भागफल, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ प्लस है, तो यह वैल्यू जो दी गई वो बताइए। तो 4, डी का अर्थ क्या कह रहा है? प्लस, तो 4 धन प्लस धन 16। ए का अर्थ कह रहा है गुणा, तो 16 गुणे 5। बी का अर्थ कह रहा है भाग, तो 5 भागे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, बी की जगह भाग और फिर 8 कर देंगे, सी की जगह माइनस है 5 कर देंगे, ये वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो 8 एकम 8 दूनी 16 दो पंचे 10, 4 धन 10 माइनस 5, यानी 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 करेंगे 9 आ जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दिए गए इंटरचेंज को आपस में बदलना है। भाग की जगह प्लस और 2 को 4 कर देना है, यानी 21 प्लस की जगह भाग 3 गुणे 4 की जगह 2 कर देना है और भाग की जगह प्लस कर देना है और 2 की जगह 4 कर देना, -1 कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3 सत 21 दूनी धन 4 ऋण 1 यानी 3, 7 दूनी 14, 14 3 17। देखिए 17 किस में दिया गया दोस्तों? डी ऑप्शन में दिया गया। 14 3 17 हो जाएगा ना।
उसी प्रकार ये इसको भी इंटरचेंज करना है। प्लस और भाग दिया गया 4 और 5, जहाँ 4 है 5 कर दिए, जहाँ 5 है वहाँ 4 कर देना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं। आप लोग बोलेंगे सर आप लोग करते नहीं हैं, ये कर लेंगे आप लोग। ठीक है, संख्या लिखी हुई है देख लीजिए, 15 + 4 × 5 भागे 2 ऋण 3। जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर लीजिए, जहाँ भाग है वहाँ पे प्लस कर लीजिए, जहाँ 4 है वहाँ पे 5 कर लीजिए, जहाँ 5 है वहाँ 4 कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। 11 आनी चाहिए। देखिए सभी लोग सॉल्व करके एक बार, सभी लोग देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक स्थिति जो पढ़ने के निर्देश के प्रारंभिक चरणों में एक बच्चे के लिए सबसे कठिनाई का कारण बनेगी, और वह होता है बाएं और दाएं दिशात्मक का भ्रम हमेशा बच्चों में होता है। एक स्थिति जो पढ़ने के निर्देश में प्रारंभिक चरण में ऐसा होता है, बाएं दाएं में अक्सर जो होता है, राइट लेफ्ट में, बाएं दाएं में बच्चा जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद है कि शिक्षक व्यवहारिक रूप से जिस विधि में निष्पादन करता है और समझता है वह विधि कौन सी कहलाती। तो शिक्षक व्यवहारिक रूप से जिस विधि में निष्पादन करे और समझे भी तो वह कहलाती प्रदर्शन, क्योंकि निष्पादन और समझाना दोनों प्रदर्शन विधि में ही आपका मुमकिन हो जाएगा। अगला है आपके विचार से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के क्या परिणाम होंगे। तो आपके हमारे यानी आपके हिसाब से, शिक्षक के हिसाब से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का परिणाम समाज आगे बढ़ेगा। द सोसाइटी विल प्रोग्रेस। दी सोसाइटी, इसे दी बोलते हैं ना, टीएच, हमारे यहाँ दा बोला जाता है लेकिन कहीं कहीं दी बोला जाता है। अगला है मूल्यांकन कार्यक्रम क्या होता है। एवेल्युएशन प्रोग्राम में प्यूपिल ओरिएंटेड, छात्रोन्मुखी। जी हाँ, मूल्यांकन कार्यक्रम क्या होता है, छात्रोन्मुखी होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय एक शिक्षक जो है निम्नलिखित त्रुटि का सामना करते हैं कि 1/2 धन 1/3 बराबर 2/5। अगर ऐसी स्थिति आती है तो शिक्षक क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर सकता है। तो एक शिक्षक के रूप में जो उपचारात्मक कार्यवाही होगी वह होगी एलसीएम के उदाहरणों को समझने में बच्चे की मदद करें। जब 1/2 दिया गया है, धन 1/3 है, तो एलसीएम 2 × 6 आएगा। इसके बाद 3 धन 2 5 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो एलसीएम की अवधारणा को समझाना चाहिए बच्चों को शिक्षक के द्वारा। अगला थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। तो थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम 3 हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का, अभ्यास का नियम। तो दिए गए सभी विकल्प डी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। तो थार्नडाइक के नियम यहाँ पे पूछ लिया गया है। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी विधि निवारण करती है। तो जो पर्यवेक्षित अध्ययन होगा, क्या दिया गया है, हाँ, सुपरवाइज जो स्टडी होती है वह हमारा क्या होगा, निवारण करती है। तो कौन सी विधि निवारण करती है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि निवारण करती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया था, ईवीएस और पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछा गया था कि चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं। तो आप सभी लोग बताइए, चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता किस प्रकार होते हैं। जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है, पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न है, तो चराई खाद्य श्रृंखला में जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह चारा को खाने वाला गाय और खरगोश होता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। और गाय और खरगोश को खाने वाला द्वितीयक, यानी सांप मेढक द्वितीयक में आ जाता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, चिड्डा को खाता है, चिड्डा घास को खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता चिड्डा हो गया, चिड्डा को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। हमारे देश में स्वाभाविक रूप से होने वाली और सबसे अधिक बार होने वाली आपदा कौन सी होती है। तो वह कहलाती है सबसे हमारे देश में बाढ़। जी हाँ, मौसम चल रहा आप सभी लोग जानते हैं। भारत देश में स्वाभाविक रूप से होने वाली सबसे अधिक होने वाली आपदा बाढ़ होती है, क्योंकि वर्षा का मौसम में आप सभी लोग जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। माध्यमिक सीवेज उपचार मुख्य रूप से क्या होता है। तो माध्यमिक सीवेज ऑक्साइड आपने पढ़ा होगा। तो माध्यमिक सीवेज जो उपचार होता है मुख्य रूप से जैविक प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, माध्यमिक सीवेज उपचार मुख्य रूप से जैविक प्रक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है जो कि इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया गया है, जो संबंध दोस्तों हाउस बोट का पानी से है, तो इग्लू का संबंध कैसे हो जाएगा। पानी में हाउस बोट चलता है, तो इग्लू कहाँ पे चलता है, बर्फ पर चलता है, तो इग्लू का संबंध बर्फ से हो जाएगा। ठीक है, बर्फीले इलाके में जो घर बनाए जाते हैं उनको इग्लू बोला जाता है। अगला छतों, दरवाजों, खिड़कियों
को अभी भी दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ एक क्षैतिज बीम रखकर बनाया गया था। वास्तुकला की एक शैली जिसे ट्रेवीट या क्या कहा जाता है? तो कला की ऐसी कला जिसे ट्रेवीट या बोला जाए, तो पहले समझ लीजिए छतों, दरवाजों, खिड़कियों को अभी भी दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को एक क्षैतिज बीम रखकर बनाया गया था, तो हो जाएगा कोर बेल्ट। जी हाँ दोस्तों, वास्तुकला के एक शैली है जिसे ट्रेवीट या कोर बेल्ट बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि किस उद्योग को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? देखिए, ऐसा उद्योग जिसको उत्पादन करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता हो, तो कहीं ना कहीं वह कहलाती है शराब की भट्टी और कार्बोनेट पेय उद्योग जो होते हैं, इनको पानी के उपयोग सबसे ज्यादा होती है, अन्य ऑप्शंस में जो दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI इसकी स्थापना दोस्तों किस रॉयल बोटेनिक गार्डन कलकत्ता में की गई थी? 1890 में की गई थी। कब की गई थी स्थापना? रॉयल बोटेनिक गार्डन में की गई थी, वो भी कलकत्ता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की 1890 में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया किशोरावस्था आमतौर पर किस उम्र में समाप्त होता है? तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी गई। 18 वर्ष के बाद किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में इनमें से कौन अधिक कैलोरी देता है? तो भोजन के प्रति अगर इकाई द्रव्यमान में देखा जाए तो सबसे अधिक कैलोरी जो वसा देती है वो है फैट। कौन देता है? भोजन के प्रति अगर इकाई द्रव्यमान में सबसे अधिक कैलोरी देने वाला फैट वसा होता है। अगला जो प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई अन्य ग्रामीणों के साथ जिन्होंने राजस्थान में किस पेड़ की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया? और कहलाता खेजड़ी। खेजड़ी जो है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। सरकार ने द्वारा जो है अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया? तो खेजड़ी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम पृथ्वी के निकट की वस्तुओं के लिए हर 24 घंटे में पूरे आकाश की खोज करने में सक्षम होता है? और वह सक्षम दोस्तों है कौन? एटलस। एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम पृथ्वी के निकट की वस्तुओं में हर 24 घंटे में पूरे आकाश की खोज करने में होता है। एटलस याद रखिएगा। अगला दोस्तों कितने स्थलीय ग्रह हैं? तो 4 स्थलीय ग्रह। कौन कौन से 4 स्थलीय ग्रह हैं सभी लोग बताइए। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जो पेपर में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा जो है प्रश्न पूछे गए थे, EVS में कठिन प्रश्न पूछे गए थे। वो यही दोस्तों प्रश्न है जो कठिन प्रश्न आए हुए थे कि एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक जो मिसाइल है आपका अग्नि-P, क्या हो जाएगा? वह मिसाइल आपका अग्नि-P है, याद रखिएगा। यह सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है दोस्तों। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है? तो सब भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर GSLV मार्क 3 कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया कि IDSN का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। IDSN इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों कि भारत का मृदा सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का मृदा सर्वेक्षण वह दोस्तों आपके 1958 में किया गया था। कब किया गया था? मृदा सर्वेक्षण की बात है तो 1958 याद रखेगा। आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि सन बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मृदा खनिज नहीं है? देखिए कैल्शियम ये प्राथमिक मृदा खनिज होती है, सोडियम भी होता है, लोहा भी होता है, लेकिन चिकनी मिट्टी ये आपके प्राथमिक खनिज मृदा नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है क्षितिज आधारशिला को दर्शाता है? तो जो आर क्षितिज दिया हुआ है ये हमारे आधारशिला को दर्शाता है। आर क्षितिज क्या होता है? ये हमारे आधारशिला को दर्शा रहा है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है? तो एशिया का सबसे दूसरा
भाखड़ नागल बांध कहलाता है। तो एशिया का सबसे पहला बांध कौन बताया? अब देखिए एशिया लेवल के प्रश्न पूछे गए थे वर्ग 3 में, तो आप सोच सकते हैं कितना लेवल हाई पूछा गया था। मैथ्स की बात करें तो कांस्टेबल जीडी का पेपर होता है, उनसे कहीं ना कहीं आया था, चाहे एमपी का हो चाहे ऑल इंडिया लेवल हो। एसएससी जीडी की बात करें, एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, आपके रेलवे ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं, यानी उससे संबंधित पूछे गए। तो इस लेवल का मैथ्स पूछा गया था, वो भी वर्ग 3 में। तो आप सोच सकते हैं लेवल बहुत हाई होने वाला है, और जो हमारी टॉपर नोट्स आएगी वो इस लेवल को एक अलग लेवल पे ले जाएगी, इस लेवल को पार करेगी। खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य होता है, सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बोलने चाहते हैं लेकिन कुछ और बोला रहता है। तो खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वह होता है मनोरंजित होना, टू बी इंटरनाइट। तो इंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन किस वर्ष हुआ? तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आया था। तो क्योंकि क्रिकेट सब कुछ ज़्यादा देखते हो, क्रिकेट में बहुत कम क्वेश्चन है, अलग स्पोर्ट के क्वेश्चन बनाए गए थे, क्योंकि अलग स्पोर्ट में लोगों को कम ध्यान होता है, खासतौर पे भारतीय लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन किस वर्ष में किया गया? 1934 में किया गया। ये भी टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, ये स्पोर्ट के क्वेश्चन थे, क्योंकि स्पोर्ट तो टॉपिक शामिल था तो क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया, कोई कह भी नहीं सकता है। निम्नलिखित में से कौन सहयोगी अधिगम की विशेषता नहीं होती? देखिए सहयोगी अधिगम की विशेषता होती है कि समूह गतिविधियों को मूल्यों को बढ़ाने के लिए अवधारणाएं और तकनीकें होनी चाहिए। कार्य को पूरा करने में सफलता विद्यार्थी की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है, ये आपके सहयोगी अधिगम नहीं होगा, क्योंकि कार्य को पूरा करने में सफलता विद्यार्थी की स्वतंत्रता को प्रदर्शित कर रही है, तो सहयोगी अधिगम की विशेषता नहीं होगी। तो जो सहयोगी अधिगम की विशेषता ईएसवी ने माना है, व्यापम ने माना है, वही हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। अगला, क्षेत्र भ्रमण कार्य में पत्रक का क्या महत्व होता है? तो जो पत्रक होता है उसमें यह बच्चों को अधिक ध्यान देखने के लिए मार्गदर्शन करता है। उन्हें केवल एक ही प्रकार के वर्ण का प्रयोग ले जाता है, ऐसा नहीं है, दूसरा नहीं होगा, केवल पहला वाला जो दिया गया है, तो पहला वाला यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, फीडबैक करते रहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था। वयस्क समूहों में सीखने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है? अब देखिए वयस्क समूह यहाँ पे दिया गया, तो वयस्क समूह की अगर बात आई तो कहीं ना कहीं वह हमारी कौन सी हो जाएगी विधि? हो जाएगी समस्या समाधान विधि। जी हाँ दोस्तों, वयस्क समूहों में सीखने की जो हमारी सबसे अधिक प्रभावी होगी वह होगी समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि यदि स्कूल पौधे के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करेगा तो यात्रा के बाद छात्र में क्या सक्षम होंगे? तो यात्रा करने के बाद बताना है। तो आकार के आधार पर पौधे व्यापक रूप से वर्गीकृत करने में और पत्तियों के रूप में आकार और पैटर्न में अंतर देखने में, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो भ्रमण का आयोजन करने के बाद जो है छात्र जो है इनमें समझने में सक्षम होंगे। लेकिन यात्रा पर देखे गए प्रत्येक पौधे के वानस्पतिक नाम बोलना ये कहीं ना कहीं कठिन होगा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन यानी कि पहला जो ऑप्शन दिया गया 1 और 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अपघटन के लिए कच्चे माल जिसमें मृत पौधे और मृत जानवरों के अवशेष शामिल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको दोस्तों इसे हम अपरद बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है? डेट्राइट्स, जो मृत पौधे और मृत जानवर के अवशेष जो होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया, इनमें से सच क्या है? सच बताना है। तो सच दोस्तों यह है कि शिक्षकों को आकलन के अनुसार शिक्षण अधिगम की समीक्षा और संशोधन करना चाहिए, और आकलन बच्चों के बीच सीखने की कमियों को दूर करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, जो है बच्चों के बीच सीखने में कमियों को दूर करने में कौन मदद करना? आकलन, क्योंकि आकलन से ही तो पता चलता है। ठीक है, तो आकलन एक ऐसा शब्द है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिंदी की बात करें चाहे किसी पेडागोजी में आकलन से प्रश्न आता है। ज्ञानवाणी क्या है दोस्तों? व्हाट इज ज्ञानवाणी? देखिए दोस्तों, ज्ञानवाणी वह चीज होती है, यह दोस्तों विभिन्न भारतीय शहरों के एफएम रेडियो स्टेशन होता है। ज्ञानवाणी मतलब एक एफएम रेडियो स्टेशन, इतना नॉर्मल से आप लोग समझ लीजिए। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि सतत पहलू में मूल्यांकन के विभिन्न औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी शामिल है, जिसे खाली स्थान भी कहा जाता है। तो क्या इसे कहा जाता है दोस्तों?
जो सतत पहलू मूल्यांकन में विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी शामिल होता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन कहलाता है। और अगला प्रश्न है कि कक्षा प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो कक्षा प्रक्रिया के जो 3 घटक होते हैं वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये थे ईवीएस के। सीडीपी बाल विकास के प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बाल विकास सीडीपी में क्या प्रश्न पूछा गया था कि एक अच्छे शिक्षक से निम्न में से किसी एक गुण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए जब कोई भी अच्छे शिक्षक होते हैं उनमें गर्मजोशी, उत्साह और चिंता शेयर करना, छात्रों के साथ खुलकर संवाद बातचीत करना, सभी छात्रों के लिए समान शिक्षण पद्धति का उपयोग करना, ये जो गुण है जो अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन साथियों जो सी ऑप्शन है, सभी छात्रों के लिए समान शिक्षण पद्धति का उपयोग करना, ये जो एक गुण की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी छात्र एक समान नहीं होते हैं। सभी की अलग अलग जो मानसिक स्थिति होती है, समझने की स्थिति सब में अलग अलग होती है। तो सभी छात्रों के लिए समान शिक्षण पद्धति का उपयोग करना, ये कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षक के रूप में आपका गुण नहीं माना गया ईएसवी के द्वारा। बाकी जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ईएसवी के द्वारा दिए गए हैं। विद्यार्थी के पृष्ठभूमि के रूप में ज्ञान प्राप्त करना हो जाएगा, और छात्रों के साथ खुलकर संवाद बातचीत करना, फ्रेंडली बातचीत करना, कह सकते हैं शिक्षक छात्र अगर दोस्त के रूप में, साथी के रूप में बात करें तो और अच्छी चीज़ें होती हैं। इससे बालक जो होता है, विद्यार्थी जो होते हैं, हर प्रश्न कर सकता है, जो उसकी कमियां हैं या जो उसके माइंड में प्रश्न आता है पूछ सकता है अपने शिक्षक से क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है अंधे श्रेणी में वर्गीकृत बच्चे के माध्यम मामले में या बच्चों के मामले में कौन सा संभव नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पे समझिए, अंधे श्रेणी में वर्गीकृत की बात की गई है, तो यहाँ सभी लोगों को समझ लीजिएगा। अगर अंधे श्रेणी में वर्गीकृत बच्चों के मामले में अगर इनमें से संभव जो होगा, पहले वो चीज़ें हम बात कर लेते हैं। उनकी जैसे 20 हैं, उनके जैसे क्षेत्र सीमित है, 20 डिग्री है, या उसे अनुकूल के साथ बची हुई दृष्टि के साथ जो है मदद की आवश्यकता होती है, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो सभी को ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शंस कह रहा है, जो ईएसवी ने जिस आंसर को सही माना है, वहाँ पे पहला कि उनकी दृष्टि 20 में 20 है या उनकी जैसे क्षेत्र सीमित है। दो ऑप्शनों को उन्होंने माना है कि अंधे श्रेणी में वर्गीकृत बच्चों के मामले में निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं होगा। तो उनकी दृष्टि 20-20 है, उनकी दृष्टि 6 सीमित है, ये शामिल नहीं होंगे। बाकी उसे अनुकूल के साथ बची हुई दृष्टि के साथ मदद की आवश्यकता होती, ये शामिल होगा। ये दो आपके ऑप्शन जो है शामिल नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को आपको समझना है और फीडबैक करना है अच्छे तरीके से। और इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो पढ़ने पर ही भी कन्फ्यूजन हो जाता है, आखिर प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन चीज़ों को भी जानना है। क्योंकि जो प्रश्न कर रहा है हम उत्तर नहीं समझ पा रहे हैं, जो उत्तर है वो प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, जो उत्तर है सही उत्तर नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी समझना बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान लोगों में वे क्या है और वे क्या बनना चाहते हैं के बीच विसंगति को कम करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करने हैं? देखिए जो लक्ष्य होता है, जो गोल्स होते हैं ना, वह लोगों में क्या है और क्या कैसे बनना चाहिए। अब देखिए जिसको वर्ग 3 की तैयारी करना है, अब वर्ग 3 कैसे क्वालिफाइड हो सकता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम टॉपर नोट्स में करें। तो हमारी जो आने वाली टॉपर नोट्स है वो चीज़ें, इन सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या हमें सही तरीके से पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, कितनी जितनी बुक लेंगे उतनी सिलेबस बढ़ता जाएगा, लेकिन सीमित में क्या एक्चुअली में आता क्या है वो चीज़ हम बताएंगे आपको। अगला दूध और दुग्ध उत्पाद, फल और सब्जी, रस, सूप और पेय पदार्थ, मांस, दाल, मछली, अंडा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं ये पूछा गया है। देखिए दूध और दुग्ध उत्पाद वाले जो होते हैं इसमें सबसे पहले तो कैल्शियम होता है, ठीक है। इसके बाद बात थी फल और सब्जी। फल और सब्जी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? विटामिन और खनिज तत्व होते हैं। रस, सूप और जो पेय पदार्थ होते हैं इनमें आपका जल संतुलन बनता है। और मांस, दाल, मछली, अंडा, प्रोटीन, ये समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। लगभग 242 से 44% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटीन का सेवन इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि
पूर्व स्कूली बच्चों में मुंह से लार का गिरना विकास के किस मील के पत्थर में देरी के कारण होता है? अक्सर आप देखे होंगे जो पूर्व स्कूली बच्चे होते हैं उनमें मुंह में लार का गिरना विकास की किस मील के पत्थर के कारण होता है? वह शारीरिक विकास नियम होता है, फिजिकल डेवलपमेंट रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये रीजन होता है। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न कि निम्न में से कौन किशोर अपराध का राजनीतिक कारण होगा? तो अब देखिए यहाँ पर राजनीतिक कारण दे दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आता है हमारे दिमाग में, क्या चीजें हो सकती हैं। तो लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी, अर्थात साथियों उचित शिक्षा नीतियों का अभाव को ही राजनीतिक कारण बोला जाएगा। किशोर अपराध का राजनीतिक कारण होगा उचित शिक्षा नीतियों का अभाव होना, यानी कि जानकारी न होना। अभाव का मतलब क्या होता है? जानकारी न होना। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया खाली स्थान को आज तक संज्ञानात्मक अक्षमता के एक कारण के रूप में बिरले ही देखा गया है, और वह मनोविकार। जी हाँ, मनोविकार को आज तक संज्ञानात्मक अक्षमता के एक कारण के रूप में बिरले ही देखा गया है। बहुत से ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रसव पूर्व प्रभाव, शकल मस्तिष्क रोग, इनके कई आप देख सकते हैं, लेकिन मनोविकार को एक कारण के रूप में बिरले देखा जाता है। एक कारण में कई सारी चीजें आ जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की मुख्य विशेषताओं में से एक है? तो देखिए अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में देखा जाए मुख्य विशेषता में जो हमारी होती कि उनके मौखिक कौशल अक्सर उनके लेखन कौशल में काफी बेहतर होते हैं। क्यों होंगे? देखिए अब अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे समझने पढ़ने में थोड़े दिक्कत, उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है? अधिगम अशक्तता मतलब कैसे होंगे बच्चे? उनके मौखिक कौशल अक्सर उनके लेखन कौशल से काफी बेहतर होते हैं, यानी मौखिक अच्छे होते हैं, लेखन में थोड़ा मौखिक अपेक्षा कम होते हैं। अगला पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार मानसिक मंदन का अर्थ क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन लाजवाब प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार मानसिक मंदन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के दिमाग में अवरुद्ध हुए विकास की स्थिति और व्यक्ति के दिमाग में अपूर्ण विकास की स्थिति। अवरुद्ध या पूर्ण दोनों चीजें समझ लीजिएगा, और मानसिक मंदन का ही अर्थ है, अर्थात दोनों चीजें जो है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार मानसिक मंदन का अर्थ होगा। तो अर्थात यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न को समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा सभी लोग। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारी स्कूली जो शिक्षा प्रणाली होती है खाली स्थान बच्चों की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान नहीं करती है। देखिए हमारी स्कूल शिक्षा प्रणाली में बौद्धिक रूप से उज्जवल हो, रचनात्मक हो, इसके लिए प्रदान करती है, लेकिन जो प्रतिभावान टैलेंटेड हमारी स्कूली शिक्षा जो है प्रणाली ऐसी है कि जो प्रतिभावान बच्चों को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान नहीं दे पाती। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, उनको पर्याप्त चीजें नहीं मिल पाती। अगला खाली स्थान बच्चों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं बहुत मददगार होती हैं। देखिए किस प्रकार के बच्चों के लिए? देखिए उपचारात्मक कक्षाएं किसे होना चाहिए? जो बच्चे होते हैं कम उपलब्धि वाले बच्चे, जो बच्चे कम उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं उन बच्चों को उपचारात्मक कक्षाएं बहुत मददगार होती हैं। तो कम उपलब्धि वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा जो है सरल गणितीय समस्याओं को हल करने के क्रम, चरण और दिशा को समझने में विफल रहा था? देखिए औसत बच्चा तो विफल नहीं हो पाता है, डिस्फ्रेक्सिया से विकार बच्चा जो है तो ये नहीं होगा, क्योंकि गणितीय समस्या को हल करने के क्रम की बात करें तो जब भी गणितीय समस्या की बात आएगी तो वह डिस्कैलकुलिया की बात आएगी। डिस्कैलकुलिया विकार से संबंधित बच्चा होगा, यानी गणित जोड़ घटाना, डिस्कैलकुलिया अर्थात कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ने के या बढ़ाने के प्रभावी तरीकों में से एक है? प्रश्न को समझ लीजिएगा। सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने में प्रभावी तरीका, जो बच्चा अक्षम सीखने में अक्षम होता, बच्चा सीख नहीं पाता, तो उसकी क्षमता बढ़ाना जिससे बच्चा सीख सके, तो क्षमता बढ़ाने के प्रभावी तरीके में हमारा कौन सा तरीका होगा? उसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उन्हें विभिन्न संगठनात्मक कौशल सिखाना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाल विकास का चैप्टर चल रहा है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है, फीडबैक करते रहना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जेम्स मार्सिया ने 4 प्रकार की पहचान के बारे में बात किया, अर्थात पहचान उपलब्धि, पहचान फौजेदारी, पहचान प्रसार और पहचान अधिस्थगन की बात करेंगे। तो यह इनमें से किस अवस्था में पाया जाता है?
देखिए, अगर इन 4 अवस्थाओं की या 4 प्रकार के पहचान जेम्स मार्सिया के द्वारा बताया गया है, जिसमें उपलब्धि, पहचान फौजेदारी, पहचान प्रसार, पहचान अधीनस्थ, ये हमारे किशोरावस्था की बात करते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था? किशोरावस्था इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रगतिशील कक्षा सेटअप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है। तो प्रगतिशील कक्षा सेटअप के संबंध में देखा जाए तो शिक्षा के केंद्र में बचपन के अनुभव को महत्व दिया जाता है। स्कूलों और शिक्षा संस्थाओं में सत्तावादी प्रथा को खत्म करने की मांग। तो तीनों चीजें प्रगतिशील कक्षा सेटअप के संबंध में सही है। लेकिन साथियों, जो आपका अगला ऑप्शन कह रहा है, ये थोड़ा न कहीं सही नहीं दिख रहा है। वे बच्चों को उसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करें जब तक वे उसमें महारत हासिल ना कर ले, उसी काम को। अब काम सब दे दिया गया, तो काम ये न कहीं नेगेटिव होगा। अगर और चीजें दिए जाता, समझने पढ़ने, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव, तो काम दिया गया, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। अगला, प्रगतिशील शिक्षा में रूसो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है। तो रूसो ने मानवता के ऊपर तर्क को माना है, ऐसा नहीं है। रूसो शिक्षा केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देते, तो रूसो जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षा को नहीं देते। बच्चे को सीखने और उनके द्वारा निर्मित ज्ञान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, रूसो का यह मानना है। प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ पे वो पॉजिटिव ऑप्शन होगा। शिक्षक केंद्रित मतलब सही न कहीं नहीं, वो नेगेटिविटी की बात होती है, वो पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है। बालक के अनुसार शिक्षा, ना कि शिक्षक के अनुसार बालक पढ़े, बालक के अनुसार शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराने और हासिल करने के लिए कौन प्रभारी रहता है। तो महात्मा गांधी के अनुसार बच्चे की उसकी पूरी क्षमता और एहसास कराने या हासिल करने के लिए जो प्रभारी होता है वह स्कूल ही होता है, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी से एक प्रश्न जरूर आता है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा की बात की जाती है तो महात्मा गांधी का अवश्य नाम आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बुद्धि को इस रूप में परिभाषित किया कि बुद्धिमत्ता वह है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। जी हाँ, बुद्धिमत्ता क्या है? जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। किसने कहा? एडविन बोरिंग ने कहा। जी हाँ, एडविन बोरिंग ने यह नाप कर दिया कि बुद्धिमत्ता वह बुद्धि है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। साथियों, अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बुद्धि का त्रिपापीय, जी हाँ, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस चरण में व्यक्ति दिए गए अनुमानों का वास्तविक उपयोग करने का प्रयास करता है, और वह कहलाता एप्लीकेशन, अर्थात हम बात करेंगे संप्रयोग। जी हाँ साथियों, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत जो है वह आपके एप्लीकेशंस के चरण में व्यक्ति में दिए गए अनुमानों का वास्तविक उपयोग करने का प्रयास करता है। एप्लीकेशन मतलब होता है संप्रयोग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अवलोकन अधिगम के 3 बुनियादी मॉडल कौन कौन से। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अवलोकन अधिगम के 3 जो बुनियादी मॉडल हो जाते हैं वह एक जीवंत मॉडल हो जाता है, एक मौखिक निर्देशात्मक मॉडल हो जाता है, और एक आपके प्रतीकात्मक मॉडल हो जाते हैं। ये 3 आपके मॉडल हैं, याद रखिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा, अपने के माइंड की मेमोरी में सेव करते जाइएगा। अगला प्रश्न है कि प्लूचिक के अनुसार कितने मूल या प्राथमिक संवेग होते हैं। मैकडूगल ने 14 बताए, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक संवेग बताना है प्लूचुक के अनुसार। तो प्लूचुक के अनुसार जो है यह कितने मूल और प्राथमिक संवेग हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। आने वाले एग्जाम की बात करें, आने वाले टॉपिक की बात करें, आने वाले पेपर सिलेक्शन की बात करें। साथियों, रमाकांत वायलिन बजाने में अच्छा है और इसलिए वह अपने स्कूल के होमवर्क के बाद अपना खाली समय में वायलिन का अभ्यास करता है या अभ्यास करता है। तो उसकी जो माँ होती है दोस्तों, उसकी माँ ऐसा करने की अनुमति देती है। तो रमाकांत को किस तरह के अभिप्रेरणा मिले? माँ अनुमति मिल रही है, तो माँ का अनुमति मिलना कहीं ना कहीं आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। कैसा अभिप्रेरणा होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा होगा, क्योंकि स्कूल के बाद वह छुट्टी में जब मिलता है तब वह आपका जो वायलिन होता है उसको बजाता है, ना कि स्कूल टाइम में, स्कूल छुट्टी होने के बाद। तो माँ भी उनका साथ दे रही, तो जब फैमिली का साथ होता है वह आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाती है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का विद्यार्थी अवलोकन यह साबित करता है कि एक बच्चा एक सुविधा वंचित
विद्यार्थी है। देखिए ऐसा प्रकार जिसमें विद्यार्थी अवलोकन ये साबित करे कि एक बच्चा एक सुविधा वंचित विद्यार्थी है, कि एक विद्यार्थी जो हमें कक्षा में सोता है, ज़्यादातर पिछली बेंच पर बैठता है, तो कहीं न कहीं एक बच्चा का सुविधा वंचित विद्यार्थी हो जाएगा। और अक्सर बच्चों को अगर प्राइमरी में देखा जाए तो कभी जो पीछे बच्चे बैठते हैं उनको कभी-कभी आगे भी बैठाइए, बीच में बैठाइए, आगे वालों को पीछे कीजिए। तो ऐसा अनुभव आपको करना चाहिए। प्रत्येक दिन ऐसे होते हैं, प्रत्येक बच्चे आते हैं पीछे ही बैठे रहते हैं, तो उनको फ्रंट में लाके बैठाना है। उनको भी कोशिश कीजिए क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस छोटे से ही आप लेंगे। प्राइमरी लेवल से ही उनका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये आप सभी भावी अध्यापक, अध्यापिकाएँ, शिक्षक ही कर सकते हैं, तो ये आपको करना चाहिए। अगला है कि अधिगम के विधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन छात्र की मूल्यांकन क्षमता के निर्माण में मदद करता है। देखिए अधिगम की विधियों में देखा जाए जो ऐसा आकलन जो छात्र की मूल्यांकन क्षमता को निर्माण में मदद करे, और वह कहलाता है आपका पीयर असेसमेंट, अर्थात समकक्षी मूल्यांकन ही हो सकता है। जी हाँ, अधिगम के लिए समकक्षी मूल्यांकन जो है आकलन ऐसा होता है जिसमें छात्र की मूल्यांकन क्षमताओं के निर्माण में मदद करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रारंभिक स्कूल के वर्ष किसके प्रभाव के कारण अक्सर गैंग एज या बाल्यावस्था के रूप में जाने जाते हैं। देखिए गैंग एज को किसके रूप में जाना था? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मतलब 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था, इसको गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये समूह में ऐसा जो एज ग्रुप होता है जो समूह में ज़्यादा रहना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है, रहना पसंद करता है, इसलिए गैंग एज इसको नाम दिया गया है। तो प्रारंभिक स्कूल के वर्ष किसके प्रभाव के कारण ये गैंग एज या बाल्यावस्था के रूप में जाने जाते हैं? किसके प्रभाव के कारण? तो ये साथियों के कारण। पियर्स मतलब साथी, तो साथियों के कारण इसे गैंग ऑफ एज, इसके गैंग एज इनका नाम दिया गया है। अगला कोहल वर्ग के सिद्धांत में परंपरागत स्तर में नैतिकता क्या होती है? तो कोहल वर्ग के सिद्धांत में अगर परंपरागत स्तर में नैतिकता जो होती है वह सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन होती है। क्या हो जाएगा? सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि अपने छात्रों को समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आप कौन सी शिक्षा रणनीतियों का चयन करेंगे? तो आप जो है सहकारी शिक्षा रणनीति का चयन करेंगे क्योंकि छात्रों के समाजीकरण की प्रक्रिया शामिल करना, इसलिए सहकारी शिक्षा इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया कि सार्वभौमिक और जन्म क्षमता किस कारक के लिए होते हैं? तो सार्वभौमिक और जो जन्म क्षमता होते हैं ये आपके आइसेंक सिद्धांत या स्पीयरमैन के बुद्धिमत्ता का जी कारक सिद्धांत, जी फैक्टर एस फैक्टर स्पीयरमैन का पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। तो इस पर अगर देखा जाए दोस्तों कि सार्वभौमिक जन्म क्षमता किस कारक के लिए होगा, तो ये स्पीयरमैन के बुद्धिमत्ता का जी कारक हो जाएगा। जी मतलब सामान्य बुद्धि, सामान्य कारक। और एस कारक क्या होता है? स्पेशल होता है। जनरल और स्पेशल दोनों को समझ लीजिएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय सभी लोग जानते हैं न्यूयॉर्क पर है, काफी बार पूछा जाता है। और सीडीपी का अंतिम प्रश्न है कि अनौपचारिक समूह में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अब आपके अनौपचारिक समूह में सामाजिक संबंध के अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फिर सोशियोमेट्री हो जाएगा, था समाजमिति। जी हाँ, अनौपचारिक समूह में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए समाजमिति तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये थे आप अभी हमने आपके हिंदी किया, हिंदी के बाद मैथ्स, ईवीएस, पेडागॉजी। अब जो है संस्कृत लैंग्वेज जिन्होंने सेलेक्ट किया था क्योंकि इस दिन आपका जो 12 मार्च का सेकंड शिफ्ट में संस्कृत वालों का पेपर हुआ था जिन्होंने संस्कृत सेलेक्ट किया था। तो आइए अब संस्कृत के पेपर को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, जानते हैं और आप लोगों का फीडबैक भी जानते हैं। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं संस्कृत में क्या प्रश्न जो है पूछा गया था। संस्कृत में दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानां विकल्प में आत्मकतोरभ्य उचितमाम उत्तरम चित्वा लिखति। ये एक गद्यांश दिया गया है कि एक है टोपिका विक्रेता अनेक वर्णा है टोपिका है विक्रीणात, इसमें एकस्मिन् दिने श्रान्तः सः कस्यचित् वृक्षस्य शीतलच्छायामाय उपाविशतम्। तो एक टोपी विक्रेता के संबंधित ये आपका गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश से देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया कि विक्रेता है अनेकाह वर्णे का विक्रीण, तो टोपिका है, सिंपल सा प्रश्न दे दिया गया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न संस्कृत में क्या पूछा गया था कि अवातरण इत्यस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। अवातरण का विलोम यहाँ पे क्या प्रयुक्त हुआ है? तो अवातरण का विलोम हो जाएगा आरोहण। क्या हो जाएगा? आरोहण इज द राइट आंसर।
इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न जो है पूछा गया था कि टोपिका है निष्कासस्य शिरसि धृत्वा वृक्षम आरोहण अत्र कृतं पदम किम। तो ये हो जाएगा वानराय। क्या हो जाएगा? टोपिका है निष्कास धृत्वा, तो ये हो जाएगा वानराय। अब आप बोलेंगे सर वानराय कहाँ पर दिया गया है? अब आपको बोलेंगे कि इस गद्यांश में दिखाइए सर कि कहाँ पे दिया गया है। तो चलिए उसको ढूंढते हैं। और ये दिया गया है, देखिए, वानराय अपि स्वापोटिका भूमय प्रक्षिप्तवन्तः, ये आपके दिया गया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। रे दुष्टा सर्वाः टोपिकाः गृहीता किम कस्य वचनमिदम्। कस्य वचनमिदम्, तो हो जाएगा विक्रेतु। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रे दुष्टाय सर्वाय टोपिकाय गृहीतम किम विक्रेतु हो जाएगा। अगला जो दोस्तों पूछा गया था कि प्रबुद्ध टोपिका विक्रेता है ऊपर पश्यति अत्र विशेषण पदम किम। अब विशेषण पद यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें अगर प्रबुद्ध टोपिका विक्रेता ऊपर पश्यत में विशेषण पद देखा जाए तो प्रबुद्ध यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण पद हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकृता वानराः कीदृशाः सन्ति, तो ये हमारा हो जाएगा अनुकरणशीलाः हो जाएगा, अनुकरणशीलाः हो जाएगा। इसके बाद संस्कृत में अगला प्रश्न पूछा गया था इस गद्यांश से कि प्रक्षिप्तवन्तः अत्र कः प्रत्यय, तो इसमें प्रक्षिप्तवन्तः में प्रत्यय पूछा गया है तो कतवत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि वानराः स्वटोपिकाः कुत्र प्रक्षिप्तवन्तः, तो वानराय स्वटोपिकाय कुत्र प्रक्षिप्तवन्तः भूमयि। वानराय स्वटोपिकाय भूमौ प्रक्षिप्तवन्तः। इसके बाद अब पद्यांश दिया गया है क्रियासु युक्तरे नृप चारच्छुभो नावंचनीया है प्रभो अनुजीव्य है अतो हर्षे छन्तुमषधा सधुवा हितम मनोहरि चा दुर्लम वचः। अब इससे प्रश्न क्या पूछा गया है कि के ना वंचनीया है, तो प्रभा है। के ना वंचनीया यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे प्रभव हो जाएगा। के ना वंचनीया प्रभो अनुजीववे, ये लाइन में प्रश्न केवल हमें देखना था, समझना था और वहीं उत्तर दे दिया गया था। ठीक है, अगला पूछा गया कह ना वंचनीया। कह ना वंचनीया, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा अनुजीववे। कहना हो जाएगा वंचनीय, अनुजीववी हो जाएगा। और आप बोलेंगे कहाँ पे दिया गया है? कुछ लोग तो बोलते हैं सर तो आप बता दिए, तो यहाँ पे दिया गया है अनुजीववे, दिया गया है ना। बस दोनों प्रश्न दोनों उसी लाइन में उस शब्द में उत्तर निकल आए। कीदृशं वचः दुर्लभम भवति हितम मनोहरि चा। कीदृशः वचम दुर्लभम भवति, अंतिम लाइन देखिएगा, हितम मनोहरि चा दुर्लभम वचः। इसके बाद अगला पूछा गया है कि अनुजीवने के साम चार चक्षुः, तो नृप्राणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नृप्राणाम हो जाएगा। कहाँ पे दिया गया? आप ये भी बोलेंगे सर कहाँ पे दिया गया है नृप्राणाम? हमें तो पढ़े हैं, हमें दिखा भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ खोजिए, खोजना जरूरी है। अगला क्रियासु अत्र का विभक्ति वर्ते। क्रियासु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि क्रियासु दी गया है, रामाशु क्रियाशु, याद रखिएगा। अगला प्रश्न किया गया कि अतो हर्षि संधि विच्छेदम कुरुति। अब अतो हर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अतः धन अहर्षि, अतः धन अहर्षि हो जाएगा। और जहाँ पे आ होता है तो समझते हैं वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, समझ में आ जाता है। छंतुम अत्र का प्रत्यय। अब छंतुम में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। छंतुम क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अशुद्धम वाक्यम चिनुत। अशुद्ध वाक्य को चयन करना है। इदम शरीरम, अयम वृक्ष है, इयम लता, अयम सर है, तो अयम सर है यहाँ आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला प्रश्न की। अब विद्यार्थी लक्षणम नस्ति। विद्यार्थी की क्या लक्षण नहीं होती है? तो विद्यार्थी की लक्षण हुई है अति निद्रा, मतलब ज़्यादा सोना, यह विद्यार्थी की लक्षण नहीं होनी चाहिए। ये पेडागॉजी के प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद अगला पूछा गया कि क्रियासम अभिहार्य अर्थे कह प्रत्यय जायते। तो यहाँ पे हो जाएगा यंग प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय होना चाहिए? यंग प्रत्यय इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया कि अधोलिखित वाक्य नाम कर्मवाच्य परिवर्तन बताना है। तो कर्मवाच्य यहाँ पे क्या होगा?
सभी लोग बताइए क्या दिया गया है। छात्राय अध्यापकम नमन्ति, तो कर्मवाच सुधार करना है तो छात्रई अध्यापकः नम्यते, क्या हो जाएगा, नम्यते हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया गया है कि संवार प्रयत्नवान वर्ण का, तो संवार प्रयत्नवान का वर्ण यहाँ पे हो जाएगा बावर्ण। क्या बोला जाता है, संवार प्रयत्नवान कौन सा वर्ण हो जाता है, बावर्ण को बोला जाता है, बावर्ण हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अस्मो माँ सदगमय इत्यत्र गमय इति क्रियापदम कस्मिन लकारे, जो गमय पद है इसमें कौन सा लकार होगा, तो इसमें लोट लकार हो जाएगा। तो लकार भी संस्कृत में पूछा गया है तो लकार भी पढ़ना है ध्यानपूर्वक। फिर अगला है कि प्रच्छकत इतनेओह मेलनेन किम रूपम, तो प्रच्छकत से अगर मेल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पृष्ठे, क्या बन जाएगा, पृष्ठे इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि कक्षायाम शिक्षक कठिन शब्दान स्वराघात रूपेण पाठयति तत्र किम भविष्यति, यदि कोई कक्षा में शिक्षक कठिन शब्द को जो है स्वर रूप जो है स्वराघात के रूप में पाठ पढ़ रही हैं तो ऐसा किस लिए किया जा रहा है, या भविष्य में ऐसा क्या हो सकता है, तत्र किम भविष्यति, तो भविष्य कैसा होगा बच्चों का, तो प्रायः ही तत्व उच्चारण दोषाय ना भविष्यन्ति, यानी बच्चे जो है प्रायः उच्चारण दोष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षक जो है कठिन शब्दों का अच्छे तरीके से स्वरघात रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए भविष्य में जो है प्रायः तत्र उच्चारण दोषाय ना भविष्यन्ति, उच्चारण दोष बच्चा भविष्य में नहीं कर सकता। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखितेषु कीदृशाः प्रश्नाः बालानां भाषिकं ज्ञान परीक्षणे अधिकाय सहायकाय नैव भवन्ति, अब इनमें से कौन सा प्रश्न जो है बालकों के लिए भाषिक ज्ञान परीक्षण के लिए अधिक सहायक हो जाएगा, तो वह हो जाएगा चिंतन प्रकार के जो प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्न जो होंगे तो बालकों के लिए भाषिक ज्ञान परीक्षण अधिक एक सहायक हो जाएगा, तो वह हो जाएगा चिंतन प्रकार प्रश्न है। इसके बाद अगला पेडागोजी में प्रश्न क्या गया, शिक्षण शास्त्र में संस्कृत शिक्षण शास्त्र में प्रश्न पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षस्य या नूतनाः रीतैः वर्तते, तो व्याकरण शिक्षस्य या नूतनाः रीतैः आगमन निगमन वर्तते, व्याकरण के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति होती है, आगमन निगमन दोनों होती है। ये हिंदी अगर आपने पेडागोजी समझ लिया तो संस्कृत भी आप लोग समझ जाएंगे, सेम रहती है, केवल भाषा लैंग्वेज का अंतर रहता है। इसके बाद अगला है कि युगल रूपेण कार्य करण समय उत्पन्ना है कचित ध्वनि प्रदर्शयति, तो युगल रूपेण से देखा जाए यानी साथ में देखा जाए कि कार्य करने समय इनमें से कौन सी ध्वनि जो है प्रदर्शित की जाती है, तो कार्य करते समय कौन सी ध्वनि प्रदर्शित होती है, भाषा अधिगमने छात्राय रचनात्मक क्रिया व्याघ्रतैः शिक्षा विवशः, यानी भाषा अधिगम में छात्रों की रचनात्मक क्रिया जो है शिक्षा में सहायक होती है। सी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा। अगला व्याकरणात्मक बोधनस्य श्रेष्ठम विधानम, अब व्याकरण बोध में श्रेष्ठ विधान कौन सा होता है, वह सबसे होता है कि उदाहरण द्वारा व्याकरण निर्माण व्यक्तिकीकरणम, यानी उदाहरण के द्वारा व्याकरण फिर नियम को व्यक्त किया जाए तो वह व्याकरण बोधन श्रेष्ठ विधान माना गया है, उदाहरण के द्वारा व्याकरण का नियम बताया जाए, यानी उदाहरण पहले नियम बाद में, इसलिए श्रेष्ठ माना गया है। अगला दिया कि चतुर्थ कक्षाय शिक्षिकाः ज्योतैः नाम्नाः छात्राः श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनम करोति, यानी चतुर्थ कक्षा की शिक्षिका ज्योति नाम की छात्रा जो है नाम की छात्रा को श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर रही हैं, और इसके साथ ही श्रवण कौशल परीक्षणार्थम अधोलिखितेषु कस्य कार्यस्य न्यूनतमा उपयोगिता वर्तते, यानी श्रवण कौशल का परीक्षा इनमें से कौन सा कार्य जो है न्यूनतमा उपयोगिता नई उपयोगिता होगी बच्चों के लिए, तो ऐसा होगा वेतार यंत्रे चलकित केट व्याख्यानाम श्रुत्वा अवगमनम, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संस्कृत में क्या पूछा गया कि सार्गतम एकम, सार्गतम एकम में क्या हो जाएगा, सार्थक कौन इसमें से होगा, तो पठनांतम कार्यम, पठनांतम कार्यम क्या होगा, एक सार्थक एकम माना जाएगा, सार्थक एक माना जाएगा। लेखांतम पठन पूर्व लेखन पूर्व, तो पठनांतम यानी पढ़ने के अंत में सार्थक कथन जो सार कथन जो है होता है, कहाँ पे होता है, सार कथन कब होता है, पढ़ने के अंत में होता है, सार कथन बताया जाता है, जैसे कंक्लूजन होता है, ऐसे में। पठनम नाम, पठन का नाम क्या दिया गया, तो पठनम नाम का अर्थ होता है अर्थकरणम,
कोई भी चीज़ अगर हम उसका अर्थ ग्रहण कर लें तो हमने समझ लिया कि पढ़ लें, तो सबसे अच्छा होता है। ये रहे संस्कृत का पेपर सॉल्व कर लिया। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और डेली क्लास होगी, जो डेली वाइज जो पेपर में पूछा गया, जिस भाषा का पूछा गया वो करेंगे। तो संस्कृत में जितने दिन पूछा गया होगा पेपर में तो संस्कृत का भी करेंगे। और टॉपर नोट्स जल्दी आपका रेडी होगी और आप सभी के बीच आएगी, आप सभी लोगों से शेयर किया जाएगा। तो सभी लोग जुड़े रहिए, क्योंकि इस बार 101% दोस्तों एग्जाम को फतेह करना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।